ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने बड़े अहम डिसीजंस किए और उन फैसला जात पे अगर अमल दरामद हो तो रियासत में यकीनन बेहतरी आ सकती है, ऐसा कहना है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदों का। तो आज तमाम तर सूरत हाल पे ख़ुसूसी तौर पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात, कानून व पार्लिमानी अमूर जनाब सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कल के जो अहम डिसीजंस थे, इसके बाद हुकूमत ने रोड मैप क्या बना रखा है। जो नाराज़गियाँ थी, जो बागी अरकान थे, वो भी वापस आ गए। कैबिनेट का जो हाउस था वो फुल हो गया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पॉलिटिकल जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये क्रेडिट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहूँगा जनाब वज़ीर इत्तलात आपको। बड़ी अहम डेवलपमेंट की आपकी हुकूमत ने, चूँकि 4 तकरीबन इजलास हो चुके थे जिनमें बागी अरकान थे, आपके साथी थे, वो शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और आप उनको लेके आने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसके बाद इस कैबिनेट इजलास में कैबिनेट के सारे अराकीन जो थे वो मौजूद थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात के अगर हम हवाले से बात करें तो आपकी जमात का जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने कहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद 3 माह के अंदर अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल वजूहात सामने आई। तो अब कल का जो फैसला सामने आया कि जून, यानी 3 माह से बात 11 माह तक चली गई, तो क्या ये जून तक का फैसला कन्फर्म है या मजीद भी कोई नजरसानी हो सकती है इस वक्त को आगे ले जाने के लिए? देखिए, इसमें हमने ज़रा डिलिमिटेशन को देखना था, हमें बहुत सारे इश्यूज और थे, कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे थे, उनको देखना था। तो कमेटी हमारी बनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जिसको चेयर कर रहे थे ख्वाजा फारूक साहब, मैं भी उसका मेंबर था। तो हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की और फिर कल अपनी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के सामने हमने पेश की। आपको पता है कि इलेक्शन में 2-3 माह तो कम से कम आपको लग जाते हैं। जिस वक्त आप क्लोजिंग पे भी हो तो 2-3 माह लगते हैं, उसमें आपके वोटर फरिश्ते अपडेट होती है, शेड्यूल आता है, ये सारी चीजें। तो हमने ये फैसला किया कि मई में इंशाल्लाह इलेक्शन हमने करवाना है, जून से पहले। तो उसके लिए फिर फैसला यही है और इसमें हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाने थे वो हम लोग नहीं लगा रहे और हमने ये फैसला किया कि जिस वक्त इलेक्शन की तरफ हमने जाना है तो फिर इनको एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग तैनात नहीं करेंगे। तो ये फैसला हो गया। तो जून से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। शुरू में हमारा यही था कि जितना जल्दी पॉसिबल हो हम इलेक्शन करवाएं, लेकिन आपको पता है कि इस पूरे सिस्टम में क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन बहुत अरसे से नहीं हुए, तो इतने सारा गैप के बाद जिस वक्त आप इलेक्शन करवाते हैं तो काफी सारी चीजों को आपको क्लियर करना पड़ता है। अच्छा सरदार, तो हमारे जी सरदार साहब, ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे साथियों के, जो आपके साथी थे वो बाहर थे, उनके कुछ मुतालबात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के सेटल हो गए हैं या ये कहा जा रहा है कि वो गैर मशरूत दोस्त वापस आ गए हैं तो उनको सेटल किया जाएगा? देखिए जी, बात यह है कि जो साथी होते हैं उनके अपने कागजात तो रहते हैं, वो अपनी बात रखते भी हैं, कुछ बातों पे कंप्रोमाइज हो जाता है, कुछ दोनों साइडों पे, तो वो फिर चीजों को आगे लेके जाना पड़ता है। लेकिन हमारे जितने भी इश्यूज थे वो सेटल हो गए, तो इसी वजह से वो वापस कैबिनेट में आना शुरू हो गए। तो वो जितने इश्यूज थे वो सेटल हो गए अब। अच्छा, वो इश्यूज सेटल हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि रोड मैप जो था, जो हुकूमत आपकी जुलाई में इलेक्शन हुए, हुकूमत साजी हुई, रोड मैप तय किया गया था, क्या अब गाड़ी उस रोड मैप के मुताबिक चलना शुरू हो गई है हुकूमती गाड़ी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़े बेहतरीन बात की आपने। ये रोड मैप तो हमारा था और एक मंशूर के तहत इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आपने मेरिट की बात की और आपने देख लिया कि जो अडाक मुलाजमीन थे, जिस तरह फारूक हैदर पूरे 5 साल गुड गवर्नेंस और मेरिट की बात करते रहे और आखिर में वो लोगों को जो अडाक लगे जिनकी सर्विस न होने के बराबर थी, 2-2, 3-3 दिन सर्विस जिनकी हुई थी, उनको भी परमानेंट करके चले गए। तो हमने इस अडाक जो एक्ट था इसको भी हमने रिपील किया और इस तरह से बाकी भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्कस हुए जिसपे
डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हमें फंड करेंगे 500 अरब रुपए के, वो फंड हैं, उस हवाले से भी हमारी कमेटी बनी जिसको ऐड करेंगे तनवीर इलियास साहब। तो इस तरह से काफी सारे हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सरदार साहब ये बताइएगा, ये 500 अरब के जो फंड्स हैं ये जरा लोगों को समझ नहीं आ पा रहा, ये फंड्स क्या इन 5 सालों में आपकी हुकूमत को मिलेंगे या यकमुश्त मिल जाएंगे? देखिए ना, ये जो ज़ाहिर फंड्स कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो एकदम से सारे आपके पास आ जाएंगे। आप प्रोजेक्ट्स 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे और वो प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो गवर्नमेंट आपको पता है कि टाइम टू टाइम वो रिलीज करती है और वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करने हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो अमेंडमेंट की बातें चल रही थी कि जो काबीना के अरकान हैं उनकी तादाद में इजाफा करने के लिए ये बातें भी चल रही थी कि तरमीम लाई जाएगी, तो ये बात भी कोई है? चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर, जब वो सदर के लिए राज़ी हुए तो यासर सुल्तान जो उनके फर्जंद हैं उनको उन्होंने इलेक्शन इस शर्त पे लड़ाया था कि उसको वजीर बनाया जाएगा, तो क्या अब यासर सुल्तान को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा या दीगर लोगों को भी? देखें जी, अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उसमें अब वो तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देगा तो वज़रा की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है। अच्छा, फिलहाल ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सरदार साहब, जो पंजाब में या वफाक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं सूबों में उनको महकमा जात अलाट किए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी हाल ही में कुछ मेंबरान असम्बली को बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपॉइंट किया है, क्या इनको भी महकमा जात अलाट किए जाएंगे? इनको भी जो दीगर सहूलियात हैं बाकी वज़रा के पास या जो इलेक्टेबल्स आए हैं कैबिनेट में जैसे एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, इनको भी कुछ महकमा जात अलाट होंगे आगे? देखें, पार्लिमानी सेक्रेटरी का रोल डिफाइंड है और महकमा जात तो अलाट प्राइम मिनिस्टर की स्वाबीद है, वो महकमा जात अलाट भी कर सकते हैं। और साथ ये है कि ये डिफाइंड है कि इनको इनकी वेजेस क्या होंगी और बाकी सारी डिटेल वो तो डिफाइंड है, तो वही उनको मिलेंगी। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा, कुछ मेंबरान असम्बली ऑफ द रिकॉर्ड और कैबिनेट के मेंबरान भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि इख्तियारात का शायद, जैसा कि पिछले दिनों जो वज़ीर ख़जाना है आज़ाद कश्मीर के अब्दुल माजिद खान साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि चेयरमैन CBR जो था उनकी मर्जी का नहीं आया, तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे कायम हैं या इनके ऊपर भी कोई आगे फर्दर बातचीत होगी? देखें, कुछ ऐसे पावर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं जी, ठीक है, कुछ ऐसी पावर्स होती है जो मिनिस्टर की पावर्स होती है, ठीक है। तो मिनिस्टर की एक ख्वाहिश हो सकती है कि उसका सेक्रेटरी, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी इत्ला होना चाहिए और साथ चेयरमैन CBR के लिए भी शायद मेरी भी ओपिनियन डिफरेंट हो और मुतल्लिका मिनिस्टर की ओपिनियन भी डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि जिस वक्त गवर्नमेंट को डिसाइड करती है, प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वो इख्तियार भी प्राइम मिनिस्टर साहब का है और उन्होंने जो डिसीजन किया वो दुरुस्त किया और अब वही चेयरमैन CBR रहेंगे, तो वो चाहे तो किसी भी वक्त उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी पॉइंट पे तो हो सकता है, मेरी ही ओपिनियन अलग से हो सकती है, लेकिन जिसकी पावर्स है वो पावर जो जरा एक्सरसाइज करता है। अच्छा, तो अगर अमेंडमेंट लाई जाएगी फ्यूचर में तो आपके पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं या क्या किया जाएगा? किस चीज की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? जो जैसा कि बात चल रही थी कि 15वीं तरमीम लाई जाएगी, ये जो कि खासी बात अमेंडमेंट की। देखिए, एक बात ध्यान में रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी एक ही जमात की हो तो वही कोई तरमीम ला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो होती है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है और वो ज़ाहिर मुख्तलिफ जमातों के लोग उसमें वोट दे सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, तो वो उसी सूरत में थ्रू होती है जिस वक्त कोई आपको बाकी जमातें भी सपोर्ट करते हैं या आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। इस वक्त हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अमेंडमेंट लेके आते हैं तो ऑफकोर्स बाकी जमातों की सपोर्ट उसमें रिक्वायर्ड होगी उसको पास करवाने के लिए। अच्छा, वो मिल भी जाएगी बआसानी, आपके समझते हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट के लिए बेहतर होगी तो बाकी सारी जमातें भी तायद करेंगी। अच्छा ये बताइएगा, एक और सवाल है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब शायद उनका ग्रुप कहीं खफा है
कोई ऐसी इतलात हुकूमत तक भी पहुंची अभी तक, या महज ये रूमर्स हैं जो उठाए जा रहे हैं? नहीं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का देखे ना, वो खफा है या किसी इंडिविजुअल किसी मेंबर की कोई रिजर्वेशन है या कोई वो इशू डिस्कस करना चाहता है तो वो टाइम टू टाइम तो ज़रा ये चलता रहता है, ये सिलसिला ज़रा गवर्नमेंट में तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा कोई इशू नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि कोई बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, किसी ग्रुप का कोई इशू बना हुआ है। तो बैरिस्टर साहब में तो ज़रा वो अभी प्रेसिडेंट है, स्टेट के प्रेसिडेंट है, तो उनका तो ऐसा कोई बड़ा कोई इशू तो कोई नहीं है ऐसा जो कहीं डिस्कशन पे आया हो, तो ग्रुप कोई कागजात का कोई इज़हार किसी ने किया हो, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा जनाब वज़ीर इत्तलात, आज आप बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो मेंबरान असम्बली को फंड्स की जो इजरायगी होगी वो ओपोजिशन और जो आपके हुकूमती अरकान हैं उनको मुनसफाना होगी, कोई इस पर पॉलिसी तय हुई जो सामने आई? फंड्स की जो तकसीम का इशू है ना, ये इससे पहले भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आजाद कश्मीर की तो मुख्तलिफ पोजीशन रही, यानी गवर्नमेंट के जो मेंबरान हैं वो उनकी और जो अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी कभी भी बराबर उस तरीके से नहीं रही। अब पता नहीं कौन से डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं, जो मेंबर असेंबली के जो फंड हैं वो तो ऑफकोर्स मेंबर असेंबली को ही मिलेंगे, तो वो उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के जो फंड हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है और उसमें तकसीम का कोई फार्मूला ऐसा ले डाउन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, हुकूमती अरकान बड़ी बातें आपकी जो की तरफ से आती रहती हैं, हुकूमत की तरफ से फारूक हैदर हुकूमत में फंड्स में बड़ी खुर्द-बुर्द की गई, क्या ऐसी कोई आला सतह इंक्वायरी भी शुरू कर रहे हैं? माजी में जो प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें बराह रास्त रकूम दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की जानी थी, कोई उसका दरमियान में कोई मैकेनिज्म नहीं रखा गया था? क्या ऐसा कोई आप कोई एहतसाब कोई निज़ाम वज़ा कर रहे हैं? क्योंकि एहतसाब के हवाले से तो बड़ी बातें की पीटीआई ने। जी, एहतसाब के हवाले से मैं खुद उस कमेटी का चेयरमैन भी हूँ जो जिसने इस एक्ट को देखना है, तो हम लोग बहुत डिटेल के साथ चीजों को देख रहे हैं और इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं। ये नेक्स्ट कैबिनेट इजलास में हम लोग इसको पेश भी करेंगे। एहतसाब के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने तमाम डाटा ले लिया है और साथ वो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि किस लेवल का काम हुआ है, तो ये भी जरा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन एहतसाब होगा और आप सेटिस्फाई होंगे सारे लोग कि एहतसाब हुआ। अच्छा जनाब ये बताइएगा, इस हुकूमत माजी में हुकूमतों में ये होता रहा कि मनपसंद अफसरान जो पॉलिटिशियंस थे, जो मेंबरान असम्बली, वुज़रा या दीगर जो रियासती ओहदेदार होते हैं, वो अपने मनपसंद अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को या दीगर जो सरकारी ओहदेदार हैं उनको अपने हलकों में या जहाँ जहाँ वो लगवाना चाहते थे तो वो चिट चलती थी। क्या इस हुकूमत में भी यही होगा कि जिस सियासतदान की, मेंबर असम्बली की, वज़ीर की मर्ज़ी होगी वो अपने स्टेशन पे उस शख्स को रखेगा? मेरी मिसाल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को रखा जाएगा, डिवीजन में कमिश्नर को रखा जाएगा, या इस दौर में फैसले मेरिट और आज़ादाना होंगे मेरिट पे? देखिए ना, मेरिट को फिर कैसे आप डिफाइन करेंगे? जो बंदा डिप्टी कमिश्नर का एहल होगा, जो उस पोस्ट पे किसी ने पहले भी काम किया होता है बाद लोगों ने, तो वही लोग डिप्टी कमिश्नर जाते हैं। तो वहाँ पे तो मेरिट की बात यह है कि गवर्नमेंट जो समझती है कि कौन सा बंदा बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में है उसको वहाँ पे प्लेस करती है और वहाँ से ट्रांसफर भी कर लेती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसमें तो कोई इतना मेरिट की कोई चीज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि शायद आप ये समझते हो कि यहाँ पे ये इस डिस्ट्रिक्ट में फलां डिप्टी कमिश्नर बेहतर काम कर सकता है, मेरी भी ओपिनियन आपके साथ हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये समझता हो कि नहीं इस डिस्ट्रिक्ट में फलां डिप्टी कमिश्नर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट के की पावर्स होती है और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फलां बेहतर परफॉर्म कर सकता है और फलां बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमारे ऑफिसर जो है वो सारे ही कॉम्पिटेंट है और जो जिसको प्राइम मिनिस्टर बेहतर समझेगा उसको उस जगह पे प्लेस करेगा, रिजल्ट नहीं देगा तो उसको चेंज करके तो दूसरे ऑफिसर को वहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा तो ये बताइएगा, जो आखिरी सवाल आपसे करूँगा, मेंबरान वुज़रा में कहते हैं वुज़रा
तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। जैसा कि शायद आपके इल्म में है या नहीं, गुज़िश्ता रात जो गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू में कोई 2-3 वज़रा ने भी छोटे छोटे गिले शिकवे कर दिए प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या ऐसा चलता रहा तो हुकूमत स्टेबल रहेगी, लोगों को इसी तरह चलाया जाएगा? लोग शायद फील कर रहे हैं आपके वज़रा कि अख्तियार वो नहीं रहा, अख्तियारात छिन गए हैं शायद। देखेंगे, बात यह है कि मिनिस्टर्स की पावर डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। और एक बात आप ध्यान में रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर से जो वज़रा है वो टाइम टू टाइम शिकवे शिकायतें भी करते हैं, अपने काम काज भी करवाते हैं। और ये सिलसिला तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट में ये तो चलता है। तो अगर किसी की छोटी मोटी रिजर्वेशन होती है वो दूर हो जाती है, तो इसका कोई मैटर नहीं करता कि कौन से बंदे ने क्या शिकवा किया, वो फिर दूर हो जाता है, फिर इस तरह से चलता रहता है गवर्नमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, आपने गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये थे वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.